यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है वो दिखाया जाता है कि ये मुद्दा सिर्फ पर्सनल लॉज का है। पर्सनल लॉज मतलब कि जो सक्सेशन, अडॉप्शन, डिवोर्स और शादी के मामलों में जो लॉ अप्लाई होता है, कहीं ना कहीं भाजपा वाले कहते हैं कि ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जो शरीयत लॉ अप्लाई होता है मुसलमानों को उसके लिए है। ये बिल्कुल नहीं है। संविधान का जो आर्टिकल 44 है उसमें कहा गया है कि भारत सरकार, भारत गणतंत्र कोशिश करेगा कि देश में सब लोगों के लिए एक समान कोड हो। देखिए, हमारा जो अभी सिविल कोड है उसे भी कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है क्रिमिनल मामलों के लिए। तो जब संविधान बात कर रहा है कॉमन सिविल कोड की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ हटा दीजिए या फिर आप हिंदू पर्सनल लॉ हटा दीजिए या फिर आप आदिवासियों का पर्सनल लॉ हटा दीजिए। पर्सनल लॉज में हिंदुओं में, आदिवासियों में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, सिखों में भी अभी तक काफ़ी मुद्दे हैं जो कि सेटल नहीं हुए हैं, जो आप कहेंगे शायद जेंडर अनजस्ट हैं, शायद किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय विशेष के खिलाफ होंगे। एक प्रिंसिपल है लॉ में, एक डिबेट है लॉ में जो बहुत सालों से चला जा रहा है कि लॉ फॉलो सोशल चेंज, मतलब कि पहले कानून बदला जाए ताकि समाज बदले या फिर पहले समाज बदलने का इंतजार किया जाए ताकि फिर कानून बदले। ये बहुत बड़ी बात है। उनको अगर छोड़ भी दिया जाए और माना जाए कि जो कह रहे हैं आजकल जो लोग सरकार में हैं, जो लोग पावर में हैं, कह रहे हैं कि देखिए हमें लाना है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, अच्छी बात है। पहले आप समझिए कि हमारे सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं और किन किन को दिक्कतें हैं। प्रॉपर्टी जिनके पास होती है वो तो बहुत ही कम लोग होते हैं। आप कहते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये प्रिंसिपल्स हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये प्रिंसिपल्स हैं। इतनी प्रॉपर्टी जिसमें कोई लड़े, जिसमें केस हों, जिसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स आएँ, वो तो बहुत ही कम लोगों के पास होता है। आम आदमी की प्रॉब्लम क्या है? आम आदमी की प्रॉब्लम है नौकरी, आम आदमी की प्रॉब्लम है घर, आम आदमी की प्रॉब्लम है कि देखिए हमें जो मुआवजा मिलना चाहिए हमें अपने काम के लिए वो नहीं मिलता है। जो नया यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा उन्हें इन चीज़ों पे फोकस करना है, इन चीज़ों की ही बात करनी है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसका मतलब सिर्फ एक ही है कॉन्स्टिट्यूशनली, संविधान के हिसाब से, कि सबको, आप कोई भी हो, आप औरत हो, मर्द हो, ओबीसी हो, सवर्ण हो, आप पसमानदा हो, अशराफ हो, आप सबके एक ही हक हैं और आप सबकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एक ही जिम्मेदारी है। इतना सुनने को मिलता है कि दिल्ली में, बम्बई में, बेंगलोर में औरतें महीनों महीने वेट करती रहती हैं कि उनको कोई घर नहीं देता किराए पे। कहते हैं कि आप सिंगल हैं, अगर आप सिंगल मदर हैं फिर तो और भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप सिंगल मैन भी हैं, कहीं होता है बैचलर्स आर नॉट अलाउड। कई सोसाइटी में बम्बई में ये भी सुना गया है कि उन्होंने कहा है कि नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड, वो भी गलत है। तो सिविल कोड जो है, अगर नया इनको लाना है तो मॉडर्न इंडिया जो कि आधुनिक इंडिया है, उसमें जो आधुनिक इंडियन है, आधुनिक हिंदुस्तानी है, उसकी प्रॉब्लम्स आप की बात कीजिए। ये सब जो बनावटी बातें हैं कि देखिए पॉलीगमी है, मुसलमानों को 4 निकाह का हक है। पॉलीगमी जो है वो मुसलमानों और आदिवासियों के लिए आज तक लीगल है, लेकिन जो आप फिगर्स देखेंगे उसमें कहीं नहीं आता है कि मुसलमानों और आदिवासियों में कोई के बहुत ज़्यादा पॉलीगमी दिखे। वो जनरल कैटेगरी सवर्ण हिंदू जो है, बैकवर्ड हिंदू भी होगा उसमें, उनकी भी परसेंटेज उतनी ही है। तो ये मुद्दे जो हैं रिगार्डिंग पॉलीगमी, आप कह रहे हैं 4 निकाह, ट्रिपल तलाक तो वैसे ही अब तो बंद कर दिया गया है। ये सब मुद्दे हैं ही नहीं। ये सब मामले जो हैं ये सब कोर्ट कचहरी जाके सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरत इसकी है कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, नौकरी, पानी, काम मिलना, काम मिले तो उसका सही मुआवजा, आपके कंडीशंस क्या हैं काम करने के, उस सब में फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है और वही असली यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के 2 पहलू हैं, एक है पॉलिटिकल पहलू, एक है लीगल पहलू। पॉलिटिकल पहलू ये है कि कहा जाता है कि ये 1950 में जब संविधान लागू हुआ तभी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाया गया। हिंदू लॉ में तो रिफॉर्म लाए गए, वो अलग बात है कि जितने रिफॉर्म जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर लाना चाह रहे थे, वो कांग्रेस के अंदर ही जो एक कंजर्वेटिव
फैक्शन था, उसने कहा कि देखिए ये आप बहुत दूर जा रहे हैं, ये हिंदू समाज रीति रिवाजों के ख़िलाफ़ है। बहरहाल वहाँ पे भी 5-6 साल मशक्क़त करने के बाद हिंदू कोड लाया गया, जैसे हम जानते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट लाया गया। उस ज़माने में कहीं ना कहीं सरकार पीछे रह गई। इन्होंने कहा कि देखिए औरतों को प्रॉपर्टी का हक नहीं दिया जाएगा। 1970s में आके 80s में आके सदर्न स्टेट्स जो हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला वगैरह, उन्होंने ये राइट्स दिए औरतों को। 2005 में आते आते ये राइट पूरे हिंदुस्तान में दिए गए। देखिए रिफ़ॉर्म करने का तरीका एक ये भी होता है कि हल्के हल्के समाज के साथ बढ़ा जाए। उसका मतलब ये नहीं है कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो हक है औरतों का, जो हक है कुछ पिछड़ों का, वो सही नहीं है। लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि कानून जो है वो फॉलो हो। कानून समाज से इतना आगे ना निकल जाए कि वो सिर्फ कागज़ पे रह जाए और जो लागू हो रहा है, जो समाज में हो रहा है, वो कुछ और हो रहा है। उससे ना फ़ायदा जो वंचित आदमी है उसका होता है, ना औरत का होता है, और ना ही वो फ़ायदा उससे जो हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ उसका होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर मुद्दा ये आ जाता है कि देखिए कहने की बात एक है, लेकिन थानेदार कहता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। कोर्ट कचहरी में जाके भी कहीं ना कहीं लोग पीछे रह जाते हैं और कहते हैं कि देखिए कानून में ये लिखा है, लेकिन एस्टैब्लिश प्रैक्टिस या रीति रिवाज ये हैं, तो उसके हिसाब से शायद थोड़ी और रियायतें कानून के ख़िलाफ़ दी जाती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो रिफ़ॉर्म से दूर रखा गया है। रिफ़ॉर्म की ज़रूरत भी है। जो लॉज जो क्रिश्चियंस के लिए हैं उनमें कहीं ना कहीं रिफ़ॉर्म लाया गया है, डिवोर्स एक्ट, मैरिज एक्ट में, सक्सेशन एक्ट में। 2015 तक मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं 75% जगह पे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ ही गया है। तो जो उदाहरण जो दिया जाता है कि जहाँ पे सरकार ने ये कहते हैं कि मुस्लिम अपीज़मेंट किया, तुष्टीकरण किया, एक एक्सट्रीम वर्जन ऑफ इस्लाम का शाहबानो केस में, जहाँ पे मुसलमान औरतों को जो मेंटेनेंस का राइट दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसको सरकार ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाके उसको कहीं ना कहीं ओवर रूल किया। लेकिन लोग ज़्यादा ये नहीं जानते कि उसके 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो राइट रीइंस्टेट कर दिया। 2005 में जब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आता है, अब वो हक सबको है। आप औरत हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, जो कुछ भी हैं आपको हक है उस एक्ट में मेंटेनेंस का, आपको हक है रेजिडेंस का, आपको हक है कस्टडी का। तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो क्या है? आज की तारीख में प्रॉपर्टी सक्सेशन के अलावा ऑलमोस्ट हर जो पहलू होता है पर्सनल लॉज का, उसमें कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन है कि आप एक सेकुलर लॉ के तहत जाके अपने राइट्स आप ले सकते हैं। पहले अडॉप्शन नहीं था, मुसलमानों के पास हक नहीं था, सिर्फ गार्डियनशिप का हक था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया 2000 में, 2015 तक आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि उसमें जो अडॉप्शन के जो उसमें सेक्शंस हैं, पहलू हैं, उसमें हर कोई जाके अडॉप्ट कर सकता है। अडॉप्शन में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। जैसे मैंने कहा मेंटेनेंस में आ चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप जो आपकी शादी होती है रीति रिवाज छोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हर मैरिज रजिस्टर होनी है, वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है। तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लॉज में एक मुद्दा बचा है कि सक्सेशन कैसे होना है, और उसमें अगर आप समानता ले आए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको ये जो समानता लानी है वो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव समानता लानी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कागज़ पे ना रह जाए। लेकिन जब आप ये समानता लाना चाह रहे हैं तो मैं फिर कहूँगा आधुनिक इंडिया के आधुनिक लोगों के लिए असल में समानता हो, उनके घर, उनकी नौकरी, उनके रहने सहने में। जो अभी 1000 तरीके के जो एक इम्बैलेंस होते हैं, 1000 तरीके की कमियां रह जाती हैं कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है वो परेशान रहता है घर के लिए, नौकरी के लिए। आप अगर वो ख़त्म करेंगे आप, तो वही असली यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और वही असली जीत होगी देश के लिए। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.